गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री श्याम पीजी महाविद्यालय की निःशुल्क ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। प्रिय छात्रों, इस महाविद्यालय में प्रतियोगिता परीक्षा की निःशुल्क तैयारी के लिए सामान्य ज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान का व्याख्याता मैं शंकरलाल चौहान आपको राजनीति के प्रशासनिक और जो राजनीतिक स्तर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम एक विशेष रूप से जो परीक्षा में किस प्रकार पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो राजस्थान के संदर्भ में हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत जो सिलेबस देखा था उसका हम एक एक वर्णन कर रहे हैं। तो वो निम्न रूप में है। पहला बिंदु है इसका राजस्थान की कार्यपालिका। तो हमने पूर्व के अंतर्गत देखा था राज्य सरकार के संदर्भ में। तो हम पढ़ेंगे राजस्थान सरकार का जो महत्वपूर्ण अंग है, और महत्वपूर्ण अंग के रूप में हम देखेंगे कि इसकी सबसे पहले जो इसका जो महत्वपूर्ण अंग है कार्यपालिका। कौन सा है? कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। इस कार्यपालिका में हम देखेंगे कि इसका जो सामान्य परिचय है उसका अध्ययन करेंगे। विशेषकर हमने ये देख लिया कि कार्यपालिका का महत्वपूर्ण काम है विधि का क्रियान्वयन करना, जिसको हम सामान्य रूप से कहते हैं कानून को लागू करना। कानून को लागू करना, विधि का क्रियान्वयन करना, उसको हम सरल शब्दों में कहें कानून को लागू करना। प्रशासन पर नियंत्रण वह उसका संचालन करना, ये सामान्य परिचय है। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कार्यपालिका क्या है और कार्यपालिका क्या काम करती है। तो हम देखेंगे कि विधि का क्रियान्वयन करना, कानून को लागू करना, प्रशासन पर अपना नियंत्रण करना, उससे संचालन करना, ये क्या है? कार्यपालिका का काम है। हमने कार्यपालिका के कार्यों के अंतर्गत विशेष रूप से हम राज्य की कार्यपालिका का अध्ययन कर रहे हैं, और राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत जो कार्यपालिका है वो दो प्रकार से है। एक नंबर पर अस्थायी कार्यपालिका, जिसको हम कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका, जो जनता के द्वारा निर्वाचित होती है। और दो नंबर पर है स्थायी कार्यपालिका, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रशासन। ये कार्यपालिका है, और ये कार्यपालिका इसके माध्यम से राज्य सरकार क्या करती है? शासन का संचालन करती है। इसके माध्यम से शासन का क्या किया जाता है? शासन का संचालन
राज्य सरकार कार्यपालिका के माध्यम से शासन का संचालन करती है, जनता पर नियंत्रण करती है, कानून का क्या करती है, क्रियान्वयन करती है। तो ये सामान्य सा परिचय है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, राजस्थान के संदर्भ में देख रहे हैं। तो हम सबसे पहले राजस्थान का क्या करेंगे, सामान्य परिचय देखेंगे। हम किसके संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। ये किसके संदर्भ में पढ़ेंगे, राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो राजस्थान के संदर्भ में हम इसका सामान्य परिचय समझेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान के सामान्य परिचय से इसकी क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। और हमने केवल इसकी कार्यपालिका का एक थोड़ा सा क्या किया है, अध्ययन किया है। और उसके अंतर्गत हम राजस्थान का सामान्य परिचय में हम ये देखेंगे कि राजस्थान की जो शब्द की जो उत्पत्ति है, कई बार कई परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। और विशेष रूप से ये सभी परीक्षाओं के अंतर्गत राजस्थान के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर है 30 मार्च को। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। अब हम ये देखेंगे ये 30 मार्च को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 30 मार्च 1949 को, ध्यान देना, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। तो इसके लिए फैक्ट बात क्या है, क्यों मनाया जाता है, 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का, ध्यान देना, वृहद राजस्थान का गठन किया गया था। मानी 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का उद्घाटन वृहद राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहला प्रश्न आपको पूछ लिया कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, आप बताएंगे 30 मार्च को। अब इसके साथ से जुड़ा हुआ एक दूसरा प्रश्न क्या है कि राजस्थान 30 मार्च को क्यों मनाया गया, क्योंकि इस दिन वृहद राजस्थान का, ध्यान देना, वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया गया था। यानी राजस्थान का जो वर्तमान जो एकीकरण किया गया था, राजस्थान का जो वर्तमान जो स्वरूप है वो वृहद राजस्थान, इस राजस्थान शब्द का पूरे राजस्थान के संदर्भ में वृहद राजस्थान का गठन किया गया था। और इसका जो उद्घाटन है हमारे जो उस समय के जो तात्कालीन जो क्या थे, गृह मंत्री थे, जिनको गृह मंत्रालय दिया गया था। और राजस्थान नहीं, भारत के एकीकरण, राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एकीकरण करने का जो श्रेय दिया जाता है उसके द्वारा इसका गठन किया गया था। और इसका जो उद्घाटन था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, किसके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो देखो एक प्रश्न तो आपके पास में कौन सा आया, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। फिर आपको दूसरा प्रश्न आएगा वृहद राजस्थान का उद्घाटन कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को। सर इसके अलावा आपको प्रश्न पूछा जाए कि वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वो ये उस समय के तात्कालीन गृह मंत्री हैं, उस समय के तात्कालीन गृह मंत्री हैं। और इनको लौह पुरुष की भी संज्ञा दी जाती है, किसकी, लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। सबसे आपको प्रश्न पूछ ले लौह पुरुष किसको कहा जाता है, तो आप बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा राष्ट्रीय एकीकरण का श्रेय, राष्ट्रीय
एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो राष्ट्रीय एकीकरण का जो श्रेय था वो किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? एकीकरण का श्रेय दिया। तो देखिए, आप राजस्थान के सामान्य परिचय में देख रहे हैं और ये राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं। तो इस एकीकरण में भी सबसे महत्वपूर्ण बात आई है 3% राजस्थान दिवस 30 मार्च को। मेन पर्सन तो ये है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो पर्सन है ये है वृद्ध राजस्थान का गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। और इसका इसलिए इस दिन को महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बनाने के लिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब इसके साथ साथ में राजस्थान 1% वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसकी संज्ञा दी जाती है? लौह पुरुष की। और साथ साथ में राष्ट्रीय एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। अब दूसरा प्रश्न आया कि राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था? पूर्ण राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था? तो बताएंगे पूर्ण राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 में हुआ था। पूर्ण राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अब इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया था? इसके अंतर्गत पूर्ण एकीकरण के अंतर्गत किस किस को शामिल किया गया था? एक तो किया था अजमेर मेरवाड़ा को। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। और इसका दूसरा जो भाग था आबू। और तीसरा है देलवाड़ा। दिलवाड़ा क्षेत्र और सुनेल टप्पा को शामिल किया गया था। तो महत्वपूर्ण बात आएगी प्रश्न का, आगे का आपका जो प्रश्न है उससे जुड़ा हुआ जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि पूर्ण राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के अंतर्गत जो एकीकरण है वो उनके 7 चरण है। कितने चरण है? 7 चरण। और 7 चरण के अंतर्गत अंतिम जो चरण था उसको हम किसके नाम से देंगे? पूर्ण राजस्थान का। और पूर्ण राजस्थान का जो गठन हुआ वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो ध्यान देना, आपको अगर राजस्थान दिवस पूछे तो 30 मार्च और पूर्ण राजस्थान का एकीकरण पूछे तो आप क्या बताएंगे? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और इस दिन में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र रह गए थे जिनको शामिल करके पूर्ण किया गया? तो एक तो है कि उस समय में अंग्रेजों का जो केंद्र शासित प्रदेश था उसको हम नाम देते हैं अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। राजस्थान के अंतर्गत अगर ईस्ट इंडिया कंपनी और उसका जो पूर्ण जो रियासत राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में इसके अधीन जो था वो एक तो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था, एक सिरोही का आबू और देलवाड़ा क्षेत्र, हाँ, और एक है सुनेल टप्पा की रियासत। तो ये 3 रियासत थी विशेषकर अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और सुनेल टप्पा। ये जो 3 जो हैं इनको मिलाकर के पूर्ण राजस्थान का क्या किया गया था? एकीकरण किया गया था। तो विशेषकर सामान्य परिचय के अंतर्गत ये विशेष 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और ये पूछा जाएगा राजस्थान दिवस और दूसरा है पूर्ण एकीकरण। तो पूर्ण एकीकरण के अंदर शामिल किया था अजमेर मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा और सुनेल टप्पा। ये सुनेल टप्पा को इनको लेकर के कि ये कहाँ मध्य प्रदेश में शामिल होना चाहते हैं या फिर राजस्थान के संदर्भ में शामिल होना चाहते हैं। तो इनके लेकर के 1 नवंबर को क्या किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके संदर्भ में राय प्रकट करके इसको क्या किया गया था? स्पष्ट किया गया था।
तो आप विशेष रूप से ध्यान देना। और इसको देखिए, राजस्थान के संदर्भ के अंतर्गत एक तो हमने ये देखा कि राज्य सरकार होती है वो कार्यपालिका क्या काम करती है। ये कार्यपालिका का हमने सामान्य परिचय देखा था, क्योंकि ये राज्य सरकार के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। और राज्य सरकार शासन का क्या करती है, संचालन करने का काम कर रही है। इसका जो महत्वपूर्ण काम है संचालन, नियंत्रण और निर्देशन करना है, और ये इसका महत्वपूर्ण काम है। लेकिन हम सबसे पहले राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान का जो सामान्य परिचय था इसको हमने देखा कि राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वृहद राजस्थान का क्या किया गया, गठन किया गया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, और पूर्ण एकीकरण किया गया था वो 1 नवंबर 1956 में किया गया था। तो आप विशेषकर इसको ध्यान में दें। और अब हम आगे देख रहे हैं राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा। राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा, आप इसका आराम से क्या कर सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी जो नोटबुक है उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब हम आगे देख रहे हैं राजस्थान का प्रशासनिक व्यवस्था। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, इसके संदर्भ में देखते हैं। देखिए, राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको हम सीधे सीधे शब्दों में देखें कि राजस्थान में जो अगर संभाग हैं, राजस्थान में जो संभाग हैं वो संभाग हैं 7 संभाग हैं, और जिलों की जो संख्या है राजस्थान में जो जिले हैं वो है 33। अगर आपको कोई प्रश्न पूछे कि राजस्थान में संभाग हैं, वो संभागों की संख्या कितनी है, 7। और अगर जिलों की संख्या पूछे तो जिलों की संख्या आप बताएंगे 33। वर्तमान में अंतिम जो स्थिति है कि अंतिम जो जिला बना उसका नाम है प्रतापगढ़। 33वां जो जिला बना है उसका 33वां जो अंतिम है उसका नाम है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ एक अंतिम जिला बना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो संभाग है, सबसे पहला जो संभाग है वो संभाग है, सबसे पहला संभाग है जयपुर संभाग। अब आपको पूछे कि जयपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो जिलों के अंतर्गत जयपुर संभाग है उसमें जिले आएंगे। सबसे पहले है जयपुर। आप ध्यान देखें कि जयपुर जिले के अंतर्गत है तो हम सीधे सीधे शब्दों में देखते हैं JDA। तो जयपुर के अंतर्गत एक सूत्र है, इसका ट्रिक्स इसका जो ट्रिक्स है उसको ट्रिक्स को हम देखते हैं JDA।
JDA। तो JDA के अंतर्गत, जयपुर में JD है तो जयपुर के अंतर्गत जयपुर, जयपुर JDA जा, तो जयपुर जा, JDA जा, JDA जा के अंतर्गत देखो क्या क्या आ रहा है। देखिए एक नंबर पर तो आ गया झुंझुनू, झुंझुनू, झुंझुनू। उसके बाद में है दौसा और अलवर। और जा, ये तो हो गए जयपुर, झुंझुनू, दौसा और अलवर। और जा के अंतर्गत जयपुर और JS, जयपुर और सीकर। इस प्रकार हम ये देखें कि जयपुर के अंतर्गत अगर आपको ये पूछे कि जयपुर के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं तो आप विशेषकर ध्यान रखें JDA। JDA कहां पर है? जयपुर में। तो आपको अगर नाम याद रहे तो जयपुर के अंतर्गत है जयपुर, दौसा, अलवर, ये भी कर सकते हैं। और JS झुंझुनू और सीकर भी कर सकते हैं। तो JDA जयपुर जिला विकास प्राधिकरण है ये जयपुर, तो इसके अंतर्गत है झुंझुनू, झुंझुनू, दौसा, J का मतलब झुंझुनू, D का मतलब दौसा, A का मतलब अलवर और JS का मतलब जयपुर और सीकर। इस प्रकार जयपुर के अंतर्गत कुल जिलों की संख्या कितनी है? 5 है। कुल जिलों की संख्या कितनी है? 5। अब उसके अनुसार 2 नंबर पर हम देखें, 2 नंबर पर आता है कोटा, कोटा संभाग। अब कोटा संभाग के अंतर्गत जो ट्रिक्स है, कोटा संभाग के अंतर्गत ट्रिक्स है कब तब, कब जब, कब और जब, ये ट्रिक्स है। अब ट्रिक के अंतर्गत कब जब के अंतर्गत कौन कौन से देखेंगे? कब में कोटा, बूंदी, झालावाड़ और भरतपुर। कोटा, बूंदी, जे का मतलब झुंझुनू, झालावाड़, झालावाड़ और बी का मतलब भरतपुर। कोटा संभाग के अंतर्गत जो ट्रिक्स है कब जब, कब जब, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और भरतपुर, ये 4 जिले कोटा संभाग में आते हैं। 4 जिले कौन से संभाग में आते हैं? कोटा संभाग में। तो हमने देखा पहला संभाग जयपुर संभाग, दूसरा संभाग है कोटा संभाग और 3 नंबर पर तीसरा जो संभाग है वो है अजमेर। अजमेर संभाग, अजमेर संभाग के अंतर्गत है एंड इसकी जो ट्रिक है ANBT, ANB और T। तो देखिए ज्यादातर अगर राजस्थान का जो आपको अगर नक्शा याद रहेगा तो नक्शे के अंतर्गत आप क्या कर लेंगे, उसके जो आसपास जिस संभाग में आसपास जो क्या रहेंगे जिले रहेंगे उसको आप उसमें संबोधित कर सकते हैं। तो A का मतलब होगा अजमेर, A का मतलब है अजमेर, N का मतलब है नागौर और B का मतलब है
भीलवाड़ा, भीलवाड़ा और टी का मतलब है टोंक। इस प्रकार अजमेर संभाग में जिलों की संख्या होगी 4। अजमेर संभाग में जो जिलों की संख्या है, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक है। इस प्रकार अजमेर संभाग के अंतर्गत 4 जिले पाए जाते हैं। 4 नंबर पर जो संभाग है वो चौथा संभाग है बीकानेर। चौथा संभाग है बीकानेर। और बीकानेर संभाग के अंतर्गत विशेष रूप से कौन कौन से हैं? गंगा, बीच, गढ़। इसका जो ट्रिक्स होगा, गंगा, बीच, गढ़, ये इसका स्लोगन वाक्य होगा। तो इसके अंतर्गत कौन है? गंगानगर, गंगानगर है। उसके बाद में बीकानेर, और च का चूरू, और ग का हनुमानगढ़। इस प्रकार बीकानेर संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं? 4 जिले आते हैं। और कौन कौन से हैं? इसका बीकानेर संभाग का जो सूत्र होगा वो विशेषकर है गंगा, बीच, गढ़। श्री गंगानगर है, बी का मतलब बीकानेर है, च का मतलब चूरू है, और हनुमानगढ़, ये क्या है? बीकानेर संभाग है। तो इस प्रकार हमने जो राजस्थान का जो प्रशासनिक संभाग है उसके अंतर्गत विशेषकर हमने देखे जयपुर संभाग में जेडीए और जेएस, इसको हम क्या करेंगे? याद रखने का एक तरीका है। तो जयपुर संभाग में झुंझुनू, दौसा, अलवर और जयपुर सीकर, ये क्या है? इस जयपुर संभाग में आ रहे हैं। और कोटा संभाग में जब कोटा, बूंदी, झालावाड़ और भरतपुर। अजमेर के अंतर्गत ANBT, जिसमें अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक हैं। और बीकानेर संभाग के अंतर्गत गंगा, बीच, गढ़, जिसमें गंगानगर, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ हैं। तो ये संभागीय जो होते हैं, इस प्रकार अगर आपको पूछे कि भाई संभागीय जो आयुक्त होते हैं पूरे राजस्थान में, अगर संभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो संभागीय आयुक्त है, और संभागीय आयुक्त राजस्थान में कितने बनेंगे? 7 संभाग हैं, तो 7 ही संभागीय आयुक्त होंगे। तो विशेषकर एक संभागीय आयुक्त होता है जो इन जिलों पर, इसके अधीन आने वाले जितने भी जो जिले होते हैं उन पर अपना क्या रखता है? नियंत्रण रखता है। तो आप इसका क्या कर सकते हैं? इसका विशेषकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद में हम आगे का उसके बाद में है अगला जो संभाग है 5 नंबर पर है, वो है भरतपुर संभाग।
उसके बाद में है भरतपुर, 5वां संभाग है भरतपुर। और भरतपुर संभाग का जो ट्रिक्स है, भरतपुर संभाग के जिले याद करने का जो सूत्र है वो है बीडी कर सवा, बीडी कर सवा, बीडी कर सवा। अब बीडी कर का मतलब है कि भरतपुर और धौलपुर, इसका बी का मतलब है भरतपुर, बी का मतलब है भरतपुर, डी का मतलब है धौलपुर, और कर का मतलब है करौली। और सवा का है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। इस प्रकार विशेषकर ध्यान दें, भरतपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। भरतपुर संभाग में जिलों की जो संख्या है वो कितनी है? 4 है। और इस प्रकार राजस्थान के अंतर्गत जो भरतपुर संभाग है उसके अंतर्गत ये 4 जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है वो भरतपुर संभाग में आता है। और ये आपको पूछ लिया जाता है कि भरतपुर संभाग के अंतर्गत जिलों की जो संख्या है वो कितनी है। इस प्रकार इस प्रकार हमारा जो छठा जो संभाग है वो छठा संभाग है जोधपुर। छठा संभाग होगा कौन सा आ रहा है? जोधपुर संभाग। और जोधपुर संभाग का जो ट्रिक्स होगा वो है विशेषकर जोधपुर संभाग है उसके अंतर्गत है J3, J3 बापासी, J3 के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान के 3 जिले विशेषकर आते हैं, जोधपुर, झालोर और जैसलमेर। इस J3 के अंतर्गत ध्यान देना, J3 के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान के 3 जिले हैं, जोधपुर, जैसलमेर और झालोर। ये 3 जिले हैं जो जे से शुरू होते हैं और ये पश्चिमी राजस्थान के सबसे ज्यादा मरुस्थलीय जिलों के अंतर्गत आते हैं। और विशेषकर बापासी के अंतर्गत बा, पा और सी, बापासी के अंतर्गत विशेष पर इसके अंतर्गत बाड़मेर, पा का मतलब पाली, और सिरोही। ये 3 जिले आते हैं। और इस प्रकार जोधपुर संभाग के अंतर्गत इन सबसे ज्यादा संख्यात्मक रूप से
अगर जो जिलों की संख्या आई तो वो कौन से कितने जिले हैं? 6 जिले। जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, पाली और सिरोही। इसलिए संभागीय दृष्टि से, संभाग में जिलों की संख्या से अगर सबसे बड़ा संभाग है तो वो कौन सा संभाग आता है? जोधपुर संभाग आता है, जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल का, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल का और सबसे ज्यादा किसका? संख्यात्मक दृष्टि से, जिलों की संख्यात्मक दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और वो है जोधपुर जिला। और उसके बाद में हमारा जो आगामी जो जिला है वो है उदयपुर संभाग। आगामी जो संभाग है वो है, संभाग की संख्या है उदयपुर। तो ये देखिए, आप विशेषकर ध्यान रखें, आपका जो आया है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग के अंतर्गत जिलों की संख्या है 4। बीडी का मतलब बीडी कर सवा, बीडी का मतलब है, बी का मतलब है भरतपुर, डी का मतलब है धौलपुर, कर का मतलब है करौली और सवा का मतलब है सवाई माधोपुर। इस प्रकार भरतपुर संभाग में टोटल जिलों की जो संख्या है वो 4 है। और जोधपुर संभाग के अंतर्गत J3 वापसी, J3 का मतलब होता है झालोर, जोधपुर, जैसलमेर और झालोर। ये क्या है? पश्चिमी राजस्थान के संदर्भ के अंतर्गत जो जैसे शुरू होने वाले जिले हैं उनका क्रम है जोधपुर, जैसलमेर और झालोर। और इसके साथ साथ के अंतर्गत वापासी का अंतर्गत किस में आ रहा है? बाड़मेर का, बाड़मेर है। पा का मतलब पाली है और सी का मतलब सिरोही है। तो इस प्रकार संख्यात्मक दृष्टि से 6 जिले जोधपुर में हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा जो संभाग है वो कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग है। तो इस प्रकार हमने 6 संभागों की संख्या देखी और अंतिम और आखिरी जो संभाग है, अंतिम और आखिरी जो संभाग बचा है वो कौन सा है? उदयपुर संभाग। आप इसको अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। और राजस्थान का जो नक्शा है उस नक्शे के संदर्भ में भी इन संभागों को विशेष रूप से क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। और कई बार संभागों के जिलों का उल्लेख पूछ लिया जाता है परीक्षा में, यह कौन से संभाग में जिला नहीं है, या फिर संभागों का क्रम पूछ लिया जाता है, कौन कौन से जिले किस संभाग में हैं। ये क्रम भी कई परीक्षाओं के अंतर्गत विशेष रूप से क्या कर लिया जाता है? पूछ लिया जाता है। तो इन जिलों का, संभागों की संख्या का विशेष रूप से आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ में आप देखेंगे आगे का जो संभाग है वो है उदयपुर संभाग। छठा और अंतिम और आखिरी जो संभाग है वो है उदयपुर संभाग। 7वां संभाग उदयपुर के अंतर्गत हम देखेंगे इसका जो ट्रिक्स है वो है उडू बारागढ़। उडू बारागढ़। अब उडू को देखें तो 1 नंबर पर है उदयपुर और 2 नंबर पर है डूंगरपुर। उदयपुर और डूंगरपुर। 12 ये 12 जिला है। गढ़ अब नवीनतम जिला इस उदयपुर वाले संभाग में, क्षेत्र में गढ़ 2 आए हैं, तो हनुमानगढ़ और एक प्रतापगढ़। तो हनुमानगढ़ तो पूर्व के जिले के अंतर्गत विशेष रूप से हमने देख लिया, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे 12, बा का मतलब 12 और रा का मतलब राज संबंध। इस प्रकार गढ़ का मतलब प्रतापगढ़। पूरे राजस्थान में गढ़ शब्द, अंतिम गढ़ शब्द 2 आए हैं और एक गढ़ तो है, एक ये 2 गढ़ हैं
प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। गढ़ स्क्वायर है ये, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। इस प्रकार ये जो उदयपुर संभाग हैं उनमें भी जिलों की जो संख्या है वो है 6 जिले। टोटल जिलों की संख्या 6 जिले हैं। और आपको अगर प्रश्न पूछा जाए कि जोधपुर और उदयपुर ऐसे संभाग हैं जहां पर सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या है, 6 जिले उसमें शामिल हैं। जोधपुर में भी 6 जिले हैं और उदयपुर में भी कितने हैं? 6 जिले हैं। इस प्रकार संभागीय स्थिति के आधार पर हम देखें और विशेष रूप से इनको याद करने के ही ट्रिक से याद किया जा सकता है कि उदयपुर के अंतर्गत उडू, तो एक तो है उदयपुर और दूसरा है डूंगरपुर। 12 के अंतर्गत 12 एक जिला भी है और 12 के अंतर्गत एक तो स्वयं बाराई है और एक रा का मतलब राज संबंध है। गढ़ स्क्वायर है जिसके अंतर्गत एक तो प्रतापगढ़ है और दूसरा है चित्तौड़गढ़ है। अब ये दोनों गढ़ों के अंतर्गत ये है कि ये प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ दोनों आसपास हैं, इनके आसपास हैं। और जो हनुमानगढ़ है, ये हनुमानगढ़ तो कौन से संभाग में आएगा? विशेषकर ये हनुमानगढ़ तो बीकानेर संभाग में है, क्योंकि ये बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर है उसके क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं। इसलिए उदयपुर संभाग के अंतर्गत ये विशेष रूप से ये ट्रिक्स याद रखें, उडू बारागढ़ के अंतर्गत हैं उदयपुर और डूंगरपुर, 12 के अंतर्गत है बारा और राजसमंद, और गढ़ का मतलब प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ है। तो विशेषकर अगर आपको पूछे संख्यात्मक दृष्टि से, अगर आपको प्रश्न कोई पूछता है कि संख्यात्मक दृष्टि से बड़े जिलों की संख्या क्या है, तो संख्यात्मक दृष्टि से बड़े जिलों की संख्या है जोधपुर और उदयपुर में। ध्यान देना, जोधपुर और उदयपुर के अंतर्गत 6 हैं और बाकी सभी के अंतर्गत क्या हैं? 4 जिले समाहित किए गए हैं। तो कई बार आपको प्रश्न भी ये पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से अगर आपको कई बार क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बताएंगे आप उदयपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो आप बताएंगे उसको जोधपुर। और अगर जोधपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग है, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से आपको पूछेगा तो जनसंख्या की दृष्टि से आप बताएंगे जयपुर संभाग। कौन सा? जयपुर संभाग है जो सबसे अधिक जनसंख्या में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार ये हमने राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था देखी, जिसमें 7 संभाग हैं और 33 जिले हैं। इन 33 जिलों को विशेषकर इन संभागों के माध्यम से नियंत्रण करने का काम किया गया है। अब हमारे राजस्थान के संदर्भ के अंतर्गत ये देखें कि राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है, वो संभागीय व्यवस्था शुरू रही, लेकिन 1962 से राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है 1962 से 1986 तक ये राजस्थान के अंतर्गत इस 62 से लेकर 86 तक संभागीय व्यवस्था रही थी। राजस्थान की ये संभागीय जो व्यवस्था है, वो संभागीय व्यवस्था शुरू के अंतर्गत कितने रही? 62 से 86 के बीच में रही थी। और 26 जनवरी के अंतर्गत 26 जनवरी 1900 ये संभागीय व्यवस्था क्या रही थी? बंद कर दी गई थी। संभागीय व्यवस्था का अंत कर दिया गया था, इस संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था शुरू के अंतर्गत। लेकिन उसके बाद में 26 जनवरी 1987 को, ध्यान देना, 26 जनवरी 1987 को क्या किया गया था? हरदेव मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री श्री हरिदेव
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी ने इसे पुनः आरंभ किया था। क्या कर दिया था? इन्हें पुनः आरंभ कर दिया गया था। किसको? संभागीय व्यवस्था को। संभागीय व्यवस्था को पुनः आरंभ किया। पुनः आरंभ किसने किया था? संभागीय। 26 जनवरी 1987 को इस संभागीय व्यवस्था को पुनः आरंभ करने का काम श्री हरिदेव जोशी को, संभागीय व्यवस्था को संभागीय व्यवस्था को पुनः आरंभ किया। पुनः आरंभ किया। तो अब अगर आपको प्रश्न पूछे कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का बंद यानी इसको रोक कब से कब दिया गया था, तो आप बताएंगे 1962 से लेकर 1986 तक। अगर आपको ये कि इसकी शुरुआत किसने की थी, इसकी शुरुआत उसके बाद में उसकी शुरुआत की हरिदेव जोशी ने। इस प्रकार राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है उस संभागीय व्यवस्था को क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया है। तो किसी भी जो दृष्टि से हमारा जो संभागीय जो व्यवस्था है ये इस प्रकार से महत्वपूर्ण है और प्रशासनिक और राज्य की दृष्टि से इस संभागीय व्यवस्था के माध्यम से ही पूरे प्रशासन को नियंत्रण करने का कार्य किया जाता है। तो हमने राजस्थान का जो सामान्य परिचय देखा, राजस्थान का जो सामान्य परिचय देखा वो सामान्य परिचय में विशेषकर संभाग और जिलों के संदर्भ में देखा था, क्योंकि ये प्रशासनिक जो व्यवस्था है ये प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य रूप से संभाग, और आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में संभागों के बारे में, कौन सा संभाग नहीं है, संभाग कौन सा नहीं है, तो ये 7 संभाग आपको उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर ये संभाग, और ये संभागों के अंतर्गत जिलों की स्थिति का भी क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो आज हमने इस राजस्थान के राजनीतिक और प्रशासनिक अध्याय के अंतर्गत हमने प्रशासनिक जो ढांचा है उसके अंतर्गत जो संभाग और जिलों की जो स्थिति है उसका हमने अध्ययन किया है। और ये परीक्षा में विशेषकर ये पूछ लिया जाता है, संभागों का क्रम पूछ लिया जाता है, ये संभाग में कौन कौन से जिले हैं इनका क्रम पूछ लिया जाता है। अब इसके आधार पर हम हमारे राज्य की जो कार्यपालिका है उसका अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम आगामी जो नेक्स्ट वीडियो होगा जो ये बताएगा कि राजस्थान में जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका का जो प्रशासनिक और संवैधानिक जो स्थिति है वो इस संभाग और प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से कैसे संचालित की जाती है। धन्यवाद आपको।